बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट एसएनजेडी की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जीके को हमने स्टार्ट किया था, तो तबीयत की खराबी की वजह से तकरीबन 3-4 दिन में लेक्चर नहीं हो सका। तो आज लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा जीके के हवाले से। इससे पहले आपको पता है कि हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया था, मैथमेटिक्स को पढ़ा था, साथ मुताला पाकिस्तान को कवर किया था, और उसके बाद इंग्लिश को भी हमने किसी हद तक कवर करने की कोशिश की थी। तो अब हमने जीके को स्टार्ट किया हुआ था। जीके का लेक्चर नंबर 2 आज होगा। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। ये नोट्स मैंने आपको पहले शेयर किए हुए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 2 की बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 पहले जरूर देख लें। लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 का लिंक भी दे दिया है, ताकि आपकी जो स्टोरी है उसको कनेक्ट करना आपको आसान हो। आपने जीके को एक स्टोरी की तरह याद करना है। इंशाल्लाह एक स्टोरी की तरह अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका ये जो कंसेप्ट है जीके वाला कवर हो जाएगा। आपको पता है जीके एंड करंट अफेयर हमारा जो है ना, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सा टॉपिक होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स और थोड़ा सा मुश्किल तरीन ये होता है हमारे सारे टॉपिक्स में से। हमने कोशिश करनी है कि जीके और करंट अफेयर में से हम मैक्सिमम अपने क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकें। तो कोशिश करेंगे जी। लेक्चर नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि बिग बैंग जनाब कैसे हुआ था। वो इंसिडेंट जो था, बिग बैंग थ्योरी आपको मैंने सारी कवर करवाई थी। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी फोर्सेस थी 4, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स वगैरह की सारी स्टोरी हमने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जरूर लेक्चर देख लें, उसके बाद आपको ये समझ आएगी। जैसे जनाब एक्सप्लोजन हो गया था, एक्सप्लोजन होने के बाद जनाब ये उसमें से ये चीज़ें बनी थी, उनको कहते हैं जी सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनमें आपके पास है जी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स वगैरह, ड्वार्फ प्लांट्स वगैरह हैं, गैलेक्सीज हैं, नेबुलाज और मुख्तलिफ चीज़ें जो है। ये जितनी भी चीज़ें आपकी जो एक्सप्लॉइट हुई थी ना, जो आपकी सिंगुलैरिटी थी, मैंने आपको बताया था ये आपकी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पहले लेक्चर में हमारा हो गया, ये चीज़ें सारी कवर कर ली थी। तो ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी जो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों हुआ था? वो आपका क्वार्क की वजह से हुआ था। उसकी वजह से जब वो एक्सप्लॉइट हुआ था, वो धमाका हुआ था, उसकी जनाब वजह से वो जो आपकी सिंगुलैरिटी इकट्ठी रह रही थी, वो फोर्सेस जब इनबैलेंस हुई थी, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से जब एक्सप्लॉइट हुआ तो आपको ये चीज़ें बन गई। ये जो सारी चीज़ें बनी थी ना जी, इनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम क्या कहते हैं जी? सेलेस्टियल बॉडीज। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनेगा कि सेलेस्टियल बॉडीज से क्या मुराद है, या ये जो आपको इनमें से 3-4 चीज़ें बताएगा वो कहेगा जनाब बताएं ये क्या है। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये जनाब सोलर बॉडीज़ हैं, ये आपके पास ये जो ना ग्रेविटेशनल बॉडीज, मीन इनमें से कोई भी आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये जो आपके पास सेलेस्टियल बॉडीज है, इन्हीं को ही हमने फर्दन डिस्कस करना है। यहाँ से आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन बनते हैं पीपीएससी और एफपीएससी के वाले से। इनमें से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें सबसे जो मेन आपके पास सेलेस्टियल बॉडी वो आपके पास होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है जी? ठीक है जी, गैलेक्सी के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने सारे आपके पास यहाँ लिख दिया। इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको हम जो ना ये सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं जी। सबसे पहले क्या जी आपके पास है? गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड ऑफ स्टार्स। ये स्टार्स लिखा गया, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्टेलर रेमिनेंट्स। स्टेलर रेमिनेंट्स होती है जी बाकी मानदा चीज़ें, बाकी मानदा मीन मुख्तलिफ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आप देखें ये जो आपके पास सिंगुलैरिटी थी ना जी, ये ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी जो थी, उसमें क्वार्क की वजह से जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका हुआ था, इसमें ये चीज़ें बिखर गई थी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बिखर गई थी। अब इन जो बिखरी हुई चीज़ों ने दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये आपस में क्या हो गई थी? ये जो चीज़ें आपस में दोबारा ये जो यूनिटी में आना शुरू हो गई थी, दोबारा यूनिटी, एक बिगाड़ पैदा हुआ। अब बिगाड़ की दोबारा क्या हुआ जी? ये जो चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिंगुलैरिटी थी, अब सिंगुलैरिटी के आपके पास फॉर एग्जांपल ये 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब ये जो 4 टुकड़े हैं, इनमें दोबारा क्या करेंगे? अब ये टूट तो गया, फॉर एग्जांपल ये जब इसको यूँ समझ लें, जनूबी एशिया जब आपका टूट गया, जब जनूबी एशिया आपका टूटा, उसमें आपके पास इंडिया अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया, अफगानिस्तान अलहदा हो गया। तो अब ये पाकिस्तान ने अलहदा अपने पास क्या किया जी? अपनी बका की जंग लड़ना शुरू कर दी। इंडिया ने अपनी अलहदा शुरू कर दी, और अपने जो बांग्लादेश है उसने अलहदा शुरू कर दी। मीन के दोबारा इनके दरमियान ठहराव आना शुरू हो गया। दोबारा चीज़ें आपस में क्या हो गई जी? बाउंड होना शुरू हो गई। अब जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी जनाब एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, जो समझ लें कि सबसे बड़ा जो पार्ट है आपका,
वो आपस में इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है। वैसे तो सोलर सिस्टम होता है, उसमें काफ़ी गैलेक्सीज होती हैं। तो ये आपके पास जो ना, ये जो गैलेक्सी थी ये भी ग्रेविटेशनल बाउंड ऑफ स्टार, जो प्लैनेट्स हैं, स्टेलर एमिनेंट्स जो ना, ये आपस में इकट्ठे हुए। और जनाब टोटल जो ना 10⁻11, 10⁻11 जो है ना, मीन के 10 के एक के साथ आप 11 जीरो लगा दें, एक के साथ आप 11 जीरो लगा दें, तो इतने जो टुकड़े थे ना, इतने टुकड़े आपस में क्या हुए जी, आपस में इकट्ठे हुए, या इन्होंने अलग अपनी मीन के अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली। आप यूँ समझें कि जो आपके पास सिंगुलैरिटी थी, ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी जो थी, जो जनाब ये बिग बैंग से पहले, उसके 10⁻11 टुकड़े हुए। मीन्स के एक जनूबी एशिया के, जैसे आपके पास 3 मुल्क बने हैं ना, इस सिंगुलैरिटी के कितने जी, 10⁻11, मीन के 10 के साथ आप 11 जीरो लगाए, तो इतने टुकड़े इसके जो हुए, वो जो इतने टुकड़े थे वो अलग-अलग क्या हुए आपस में, वो अलग-अलग उन्होंने अपनी अपनी जनाब जो ना अपनी अपनी बका की जंग लड़ना शुरू कर दी, ठीक है। तो 10⁻11 गैलेक्सीज बन गई, ये नंबर आपने याद करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है जी। अब ये 10⁻11 जो गैलेक्सीज है, इतनी बड़ी तादाद, इतनी लंबी चौड़ी जो ये तादाद गैलेक्सी थी, उनमें से एक गैलेक्सी थी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। ये वो गैलेक्सी है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, वो आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे। ये इसका क्वेश्चन वो पूछता है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है जी। और इसकी शेप वो पूछता है, स्पाइरल शेप है, और इसका जो पाथ है एलिप्टिकल पाथ है। मीन के ये जो ऐसा ये जो घूम रही है ना, आपकी जो गैलेक्सी है जो घूम रही है, अपने जो अपना ब्लैक होल है ना, अपने मरकज के गिर्द ये घूम रही है। ये जनाब ये स्टैटिक नहीं है, ये खड़ी हुई नहीं है, ये रुकी हुई नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और इसका रास्ता क्या है जी, एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल इसका पाथ है। ऐसे होता है ना, ये अंडे की तरह ये रास्ता होता है, ठीक है। ये एक तो आपके पास बिल्कुल राउंड होता है ना, गोल, ठीक है। ये आपके पास गोल होता है, ये आपके पास स्ट्रेट होता है। तो ये जो अंडे की तरह बेस भी होता है, उसको हम कहते हैं जी एलिप्टिकल पाथ। तो ये गैलेक्सी का पाथ पूछता है वो पेपर में बार बार, वो एलिप्टिकल पाथ है। उसके बाद जी नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी से नेक्स्ट गैलेक्सी कौन सी है, जो सबसे करीब तरीन गैलेक्सी है, वो आप कहते हैं एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये भी क्वेश्चन वो पूछता है कि जनाब मिल्की वे गैलेक्सी के करीब तरीन दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, वो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है जी। वो यूज पार्सिक यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सी, दो गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या करते हैं, जो उसका जो यूनिट है वो उसको हम जाहिर करते हैं पार्सेक से, पार्सेक यूनिट से हम दो गैलेक्सीज के दरमियान फासला नापते हैं। और एक पार्सेक आपके पास 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। और लाइट ईयर क्या है जी, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है जी। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पीपीएससी में, लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, वो लाइट को मापता है, वो जनाब टाइम को मापता है, या डिस्टेंस को मापता है। तो लाइट ईयर जो है ना, ये आपका क्या है जी, एक डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस को मापने का यूनिट है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता है। और जो 1 लाइट ईयर जो है वो आपके पास होता है जी 9.46 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर भी कह देता है, या वो 10⁻12 आपको पता है ट्रिलियन के बराबर भी होता है, 10⁻12 आपके पास ट्रिलियन के बराबर होता है, तो वो कह देता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, या जो है ना जी 5.86 माइल्स। तो ये दोनों आपने याद करनी है। 9.46 आपके पास जो है ना जी, आपके पास किलोमीटर्स में है, अगर वो माइल्स में पूछता है, ज़्यादातर वो माइल्स में पूछता है, तो 5.86 ट्रिलियन माइल्स, 5.86 ट्रिलियन माइल्स का जो फासला होता है वो आपका 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा पीपीएससी में, ठीक है जी। आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज मूविंग अराउंड इट्स ब्लैक होल, अपने ब्लैक होल के गिर्द ये घूम रही है, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया गैलेक्सीज के वाले से, यही क्वेश्चन आपसे वो पूछता है बार बार। उसके बाद आपके पास आती है स्टार। स्टार क्या है जी, स्टार मैंने आपको सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ाई है ना, इन्हीं बॉडीज को हमने बारी बारी पढ़ना है। गैलेक्सी आज पढ़ेंगे, आज साथ स्टार भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब स्टार क्या जी, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इज कॉल्ड नेबुला। ये नेबुला का वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। ये आपके पास है, तो ये गैसेस और डस्ट का जो गोला है उसको हम कहते हैं निबोला, निबोला। अब ये जो निबोला है ना जी, निबोला के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन। ये फ्यूजन और फिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। अब फ्यूज करना क्या होता है जी, दो छोटे न्यूक्लियाई का मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, छोटे न्यूक्लियाई दो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूज कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है जी, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। अब यदि फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू हीलियम, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम एटम्स बना रहे हैं, तो ये आपका फ्यूजन रिएक्शन है। इस फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में जो आपका निबोला है ये स्टार में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो निबोला है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपको पता है जब आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें बहुत सी लाइट भी प्रोड्यूस होती है और इसमें बहुत सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, बहुत सी लाइट भी प्रोड्यूस होती है और बहुत सी आपके पास हीट भी प्रोड्यूस होती है।
इसका मतलब है ये जो आपके पास जो निबोला है, निबोला ने जब स्टार में कन्वर्ट होना है तो स्टार के अंदर से आपके पास हीट भी प्रोड्यूस होगी और आपके पास लाइट भी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि आपका जो स्टार है उसकी अपनी लाइट होगी। वो लाइट किस वजह से होगी, उसकी जो रोशनी किस वजह से होगी, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होगी। ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद स्टार मूव्स अराउंड द गैलेक्सी। अब ये क्वेश्चन बनता है आपसे, जो मिल्की आपकी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी अपने ब्लैक होल के गिर्द घूमती है और ये जो आपके पास स्टार है वो अपनी गैलेक्सी के गिर्द घूमता है। स्टार अपनी गैलेक्सी के गिर्द घूमता है। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, स्टार हैज टू टाइप्स। अब स्टार की अपनी लाइट है, ये आपको मैंने बता दिया फ्यूजन की वजह से। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास एवरेज स्टार है, एक आपके पास मैसिव स्टार है। एक आपके पास एवरेज स्टार है, एक आपके पास मैसिव स्टार है। अब एवरेज और मैसिव में क्या फर्क है? एवरेज और मैसिव में फर्क यह है कि एवरेज स्टार जो है इसमें फ्यूजन आपकी थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। मैसिव में फ्यूजन बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है। अब आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। एक चीज जो है ना, इसमें ये आपके पास हाइड्रोजन एटम, जो मैंने आपको पहले बताया, पूरा कंप्लीट पहले लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन पैदा होगी। अब ये हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बना रहे हैं। जैसे हीलियम बनाएंगे फ्यूजन रिएक्शन से इसमें लाइट भी पैदा होगी, हीट भी पैदा होगी। ठीक है जी। अब जिसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, जिस स्टार में ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, इसका मतलब है उसके अंदर ये हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी। आप इसको इसको आप फ्यूल की तरह समझे ना। ये जो आपका स्टार है, स्टार के अंदर लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। लाइट और हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। फ्यूजन रिएक्शन कहाँ से हो रहा है? हाइड्रोजन दो मिल रहे हैं, एक हीलियम बना रहे हैं। अब जिसमें ज्यादा फ्यूजन तेजी से होगी उसमें आपके पास जो है उसमें हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसके अंदर तेजी से फ्यूजन रिएक्शन होगा उसकी जनाब जो मैसिव स्टार है उसमें जनाब लाइट भी ज्यादा होगी। ठीक है, और उसमें हीट भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी एज कम होगी, क्योंकि उसका जो फ्यूल है, उसकी जो हाइड्रोजन है, उसका जो पेट्रोल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज स्टार है उसमें क्या होगी आपके पास, उसमें जनाब उसमें लाइट और हीट मैसिव की निस्बत कम होगी, लेकिन उसकी एज ज्यादा होगी, उसका पेट्रोल ज्यादा देर तक, उसका फ्यूल ज्यादा देर तक चलेगा। ठीक है जी। अब इसका जो फॉर्मेशन के सबसे पहले निबोला, निबोला से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से रेड जियांट। ठीक है जी, रेड जियांट से आपका प्लानेटरी निबोला। ठीक है जी, प्लानेटरी निबोला से उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ। मीन के आपके पास जो एवरेज स्टार है, सबसे पहले ये निबोला था, निबोला के बाद ये प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार के बाद रेड जियांट बन गया। ठीक है जी। इस वक्त आपका जो स्टार जिसको अपना सूरज कहते हैं वो यहाँ पे रेड जियांट है। ठीक है जी। आस्ता आस्ता ये क्या होगा, फिर प्लानेटरी निबोला में कन्वर्ट होगा, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ में। मीन के जब इसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो ये फिर व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, जिसको हम इस्लाम में क़यामत का दिन कहते हैं। ठीक है जी, सूरज जब आपका उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद ये है, और ये जो आपके पास एवरेज स्टार होता है इसकी लाइट जो है ना, इसकी व्हाइट लाइट होती है, इसकी व्हाइट क्या होती है जी? लाइट होती है। ये जो आपके पास मैसिव स्टार है ना, ये आपके पास निबोला से बनेगा प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से सुपर रेड जियांट, सुपर रेड जियांट से सुपरनोवा बनेगा, सुपरनोवा से जनाब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बन जाएगा। मीन के ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और उसको इसकी येलो लाइट होती है, इसकी लाइट कौन सी होती है जी? येलो लाइट होती है आपके पास मैसिव स्टार की। ठीक है जी। सन इज एन एवरेज स्टार। अब आपको एवरेज स्टार और मैसिव स्टार की समझ आ गई होगी। ठीक है जी। जो हमारा सूरज है ये एक एवरेज स्टार है। एवरेज स्टार हैज लॉन्गर एज देन मैसिव स्टार। ये मैंने आपको बात बता दी है कि एवरेज स्टार की एज क्यों ज्यादा होती है, मैसिव स्टार की एज कम क्यों होती है। फिर एक टर्म यूज होती है जी बाइनरी स्टार। बाइनरी का मतलब पहले आपको पता है, दो चीजें जो आपस में इकट्ठी होती है उसको हम बाइनरी कहते हैं। जैसे मैंने मैथमेटिक्स में 0 और 1 को मिला के बाइनरी नंबर सिस्टम हमने बनाया था। ठीक है जी। तो बाइनरी स्टार इज ए क्लस्टर ऑफ 2 स्टार्स विच रिवाल्व्स अराउंड द सेम सेंटर। एक ही सेंटर के गिर्द जो 2 स्टार मिलकर ऐसे घूम रहे होते हैं उसको हम कहते हैं जी बाइनरी स्टार। ठीक है जी। अब इसकी समरी क्या है जी? ल्यूमिनस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ हॉट गैसेस दैट इमिट्स लाइट्स एंड हीट थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन इन देयर कोर्स। स्टार हैज इट्स ओन लाइट। ये आपके पास ये स्टार की डेफिनेशन, इसकी समरी मैंने बता दी। जो ल्यूमिनस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास सेलेस्टियल बॉडीज मैंने ऊपर सारी आपको बताई हैं, उनमें से जो ल्यूमिनस होती हैं, जो चमकदार चीजें होती हैं, वो आपके स्टार्स कहलाते हैं। और स्टार्स में जो रोशनी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से फ्यूजन रिएक्शन की वजह से उनकी रोशनी होती है जी। ठीक है, समझ आ गई है जी। और ये जो स्टार है उसकी अपनी रोशनी होती है, वो किस वजह से होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ये आपके स्टार की वजह से क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है सन। सन जो है ना, ये भी आपका स्टार की ही एक एग्जांपल है। जो हम स्टार पढ़ रहे हैं, स्टार की ही एग्जांपल आपके पास सन है। सन जो हमारा सूरज है ये भी एक स्टार है। सन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टार।
एज ऑफ सन इज 4.6 बिलियन ईयर्स। ये क्वेश्चन में पूछता पेपर में जनाब, सन की एज कितनी है। इट कंटेन 70% हाइड्रोजन एंड 27% हीलियम। 70% 27 97 हो गया, और इसके अलावा 3% इसमें और गैसेज हैं, ठीक है जी। देयर इज अ फ्यूजन रिएक्शन इन सन विच इज प्रोड्यूसिंग हीट। ये तो बार बार बात हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन तब आपको हिफज हो जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद सन इज मूविंग अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। है मैंने आपको बता दिया, गैलेक्सी अपने ब्लैक होल के गिर्द घूमती है और स्टार अपनी गैलेक्सी के गिर्द घूमता है। हमारे सूरज की गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। सो हमारा सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। इन सिंगल राउंड सन ट्रेवल 225 टू 250 मिलियन किलोमीटर। जो आपके पास है 225 से 250 मिलियन किलोमीटर एक चक्कर में सूरज कंप्लीट करता है। जो आपका सूरज है, सूरज क्या कहता है जी, एक चक्कर में 225 से 250 मिलियन किलोमीटर फासला तय करता है। इसको हम गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। तो ये वो क्वेश्चन पूछता है आपके पास, ये गैलेक्टिक ईयर जो ना, वन गैलेक्टिक ईयर में कितनी जनाब आपके पास डिस्टेंस होता है 225 से 250 किलोमीटर। या वो पूछता है जनाब वन गैलेक्टिक ईयर किसके बराबर है, तो वो सूरज का एक चक्कर जो है वो वन गैलेक्टिक ईयर के बराबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी आउटर पार्ट ऑफ सन इज कॉल्ड कोरोना। जो आपके पास सन है ना, ये सूरज है, सूरज का जो सबसे बैरूनी पार्ट है, आउटर पार्ट, उसको हम कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर तकरीबन 3 लाख केल्विन है, तकरीबन 3 लाख केल्विन इसका जो टेम्परेचर है बाहर में। डीपेस्ट पार्ट ऑफ सन विच कैन बी विजिबल बाय आई इज कॉल्ड फोटोस्फीयर विच है टेम्परेचर 5600 केल्विन। जो डीपेस्ट पार्ट है ना, जो डीपेस्ट पार्ट है, जो सूरज का अंदरूनी हिस्सा है, जो आंख से भी नजर आ रहा है हमें, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी जो है ना वो फोटोस्फीयर है। और उसकी जो उसके जो टेम्परेचर है 5600 केल्विन है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सन की 3 लेयर्स हैं जी। जो सूरज है ना, इसकी 3 लेयर्स हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सूरज है, ये आपके पास सूरज है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सूरज नजर आ रहा है आपको, यहाँ से आप देख रहे हैं उस सूरज को, ये आप सूरज है, इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला जो आपके पास इसमें एक लेयर यहाँ पे और एक लेयर यहाँ पे, ये इसमें 3 लेयर्स होंगी, इसमें 3 लेयर। सबसे जो अंदरूनी लेयर है ना, ये यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम क्या कहते हैं, कोर। इसको हम क्या कहते हैं जी, कोर। कोर ये वो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, जिसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जब फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो आपके पास हीट है ना, हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी कहाँ पे, आपके पास कन्वेक्शन जोन में। ये आपके पास दूसरी लेयर, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन जोन। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन। यहाँ से जब हीट पैदा होगी तो ये कन्वेक्शन जोन में चली जाएगी। अब कन्वेक्शन जोन से फिर हीट जो आगे आपके पास किस में चली जाएगी जी, या रेडिएशन जोन में। या आप जो आखिरी लेयर जो हमें नजर आ रही है, जो आपके पास, इसको हम कहते हैं रेडिएशन जोन। यहाँ से रेडिएशन जोन में आ जाएगी हीट, और ये जो यहाँ रेडिएशन जोन से आपकी हीट और लाइट यहाँ से आपके जमीन की तरफ आ जाएगी, सूरज से फिर बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये आपके पास सूरज की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके जो ना इंटरनल पार्ट कोर, कोर के अंदर आप वो पूछता है जो आपका जो फ्यूजन रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो कोर में हो रहा है, ठीक है जी। अब ये जो हीट है ना, हीट आपके पास कोर से कन्वेक्शन जोन में, कन्वेक्शन जोन में जनाब जो ना कन्वेक्शन के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफर होती है। अब जो हीट की ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया साथ इसमें जो ना इस साइड पे ये भी क्वेश्चन में पूछता है, बार बार पूछता है कि जनाब जो सूरज की जो कोर से हीट जो है ना वो कन्वेक्शन जोन में कैसे होती है, या जो ये जो हीट ट्रांसफर के मेथड्स है ना, तीनों मेथड की वो डेफिनेशन पूछ लेता है। तो ये रेडिएशन का, रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वेव्स, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वेव्स जो होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू, जैसे आपके पास सूरज है ना, सूरज से जो आपकी हीट है जमीन तक कैसे आ रही है, कोई पाइप तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ से दरमियान में, कोई पाइप से नजर आ रही हो, या किसी जैसे या किसी मीडियम से आपने जनाब लोहे का रॉड लगाया हो, ऐसे जो ट्रांसफर में, बल्कि वो क्या करिए, यहाँ पे नीचे आपके पास ये स्पेस है, स्पेस में थ्रू रेडिएशन थ्रू वेव्स हीट यहाँ से ऊपर से नीचे आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये क्लियर होगा, जो आपके पास ये जो सूरज की 3 लेयर्स है ना, जब इंटरनल लेयर से अंदर वाले लेयर्स में कन्वेक्शन के जरिए, ठीक है जी, और उसके बाद ये जो बाहर वाली लेयर है, यहाँ से हीट आपकी कहाँ से हो रही है, रेडिएशन के जरिए बाहर आ रही है। इसको हम कहते हैं जी ट्रांसफर हीट बाय वेव्स। जैसे देखें आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऊपर है कोई बर्तन पड़ा, नीचे आपने आग जलाई हुई है, ये आपने आग जलाई हुई है, ठीक है। अब ये जो आग है ना, ये जो जितना हिस्सा आग और बर्तन के दरमियान एक स्पेस है, इसमें ये आपको आग ऐसे लग रही होती है जैसे बर्तन के साथ टच कर रही है। हालांकि आग को टच तो नहीं कर रही होती है, आग के अंदर से आपको स्टिक गुजारने तो गुजर जाती है,
आग तो वेव्स है ना, ये तो एक वेव्स है ना, ठीक है, रेडिएशन है, ये रेडिएशन के थ्रू यहाँ से जो हीट जो है ना वो उसके साथ ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है जी। जो आग जो शोला आपको नजर आता है वो रेडिएशन बेसिकली होती है, वो कोई हार्ड चीज उसको हम पकड़ तो नहीं सकते, उसको टच तो नहीं कर सकते, उसके अंदर हाथ भी लगाएंगे तो वो ऐसे हवा की तरह ही होगी। तो यह आग जैसे होती है वो आपको हम कहते हैं रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन होती है हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड मूवमेंट, थ्रू फ्लूइड मूवमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल ये अपने बर्तन नीचे आपने आग जलाई हुई है, ठीक है, तो बर्तन के अंदर ये जो ना ये देखें जैसे पानी ऐसे रखा होता है ना, तो आप देखेंगे 2 4 10 मिनट के बाद पानी ऐसे अंदर ऐसे मूव करना शुरू हो जाता है, पानी ऐसे मूव करना जैसे चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है जी, नीचे आपके पास जो होता है ना ये जहाँ पे हीट डायरेक्ट उसमें पड़ रही है, यहाँ से जो ना पानी के मालिक्यूल जो गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर पानी के मालिक्यूल आपको पता है ऊपर को उठते हैं, ऊपर उठेंगे तो ये जो ठंडे मालिक्यूल होंगे पानी के वो नीचे की तरफ आएंगे, जो उनका ठंडी ठंडी चीज नीचे आती है और गर्म चीज ऊपर को उठती है, ठीक है। तो जैसे ठंडे नीचे आएंगे, यहाँ से गर्म होगा, ये भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ये घूमना शुरू हो जाते हैं, तो आस्ते आस्ते पानी फिर सारे का सारा गर्म हो जाता है। उसको हम कहते हैं जी कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू जनाब इसको हम कहते हैं जी हीट ट्रांसफर होती है। एक होती है कंडक्शन, कंडक्शन होती है आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जैसे सॉरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है जी, आपके पास है ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये कुछ चीज़ है, इसको आपने गर्म करना है तो डायरेक्ट इसमें आप गर्म राड लगा देते हैं, साथ इसके आप राड लगाते हैं, जैसे आप किसी कुछ चीज़ को वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो वेल्डिंग से क्या होता है आप राड डायरेक्ट उसको टच करते हैं तो उसके अंदर जनाब हीट ट्रांसफर करके उसको आप मेल्ट कर देते हैं, ठीक है जी। या किसी देगची के साथ कोई हैंडल लगा होता है लोहे का, तो उस वो जब देगची को आप गर्म करते हैं तो देगची की जब दीवार गर्म होती है तो जनाब उसका हैंडल भी ऑटोमेटिक साथ ही गर्म हो जाता है। या आग के ऊपर आप जो है ना आप लोहे के राडा से नीचे आग जली हुई तो यहाँ पे आप लोहे का राड लगाएं तो आस्ता आस्ता जो हीट जो है ना यहाँ से ट्रांसफर होकर ऊपर अपने आपके हाथ की तरफ चली जाएगी, ठीक है जी। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं जी कंडक्शन कहते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर के 3 मेथड मैंने साथ आपके जिम्नी लिख दिए थे, यहाँ से क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। ये जोन इसके हो गया जी, रेडिएशन जोन भी क्लियर हो गया। सनलाइट की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है, सनलाइट के हवाले से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है कि सनलाइट के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, जो आपके पास लाइट है ना, लाइट का जो यूनिट है उसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन, फोटोन या फोटान भी कहते हैं, जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है जी, फोटान ही पढ़ लें, ठीक है। जो आपके पास स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट है ना, लाइट का जो सबसे छोटा उसका यूनिट है उसको हम कहते हैं फोटान, ठीक है जी। लाइट हैज डुअल नेचर, इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये वेव एज वेल वेव लिखा गया, यहाँ पे पार्टिकल आता है, पार्टिकल पार्टिकल, ठीक है जी। तो आपके पास जो लाइट है ना, लाइट पार्टिकल नेचर भी है और इसकी वेव नेचर भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो पूछता है वो। उसके बाद सनलाइट ट्रेवल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो आपके पास जो सनलाइट है ना, लाइट आपकी वेव्स के थ्रू नीचे आती है, और ये वेव्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, ये वेव्स के वाले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपके पास सारा जिमनी नोट लिख दिया है। वेव्स के वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है वो, ठीक है जी। अब देखें ये जीके के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि एवरीडे साइंस जो टॉपिक्स हमारे साथ आ रहे हैं ना वो भी हम साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे से क्वेश्चन वो बार बार पूछेगा आपसे, ठीक है जी। सबसे पहले वो पूछेगा जी वेव का फायदा क्या होता है, ठीक है जी। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जो वेव होती है ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मेथड होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब वेव की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, वेव की 2 टाइप, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, कोई उनके पास हेल्पर होना चाहिए जो ट्रांसफर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, उसको हम कहते हैं जी मैकेनिकल वेव्स। इनको जैसे साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, ये आपके पास क्या है जी, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जो आपकी आवाज़ है ना, अगर आपकी आवाज़ किसी वैक्यूम में आप कर देना, आपकी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको चारों तरफ से शीशे में बंद कर दिया जाता है, मीन्स के इसके अंदर से हवा बाहर ना आ सके, तो आपकी आवाज़ भी बाहर नहीं आएगी। आप गाड़ी में बैठे होते हैं ना, गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी में शीशे जब बंद होते हैं तो आप अंदर से कलप रहे होते हैं, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं आ रही होती, क्योंकि आपका जो मीडियम होता है ना, जो हेल्पर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो जब तक आप मीडियम नहीं होगा कुछ चीज़, तो वो आपकी जो वेव है ना, साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। जब वाटर वेव जो है ना वो भी वाटर पानी के बगैर वो ट्रैवल
नहीं कर सकेंगी। ठीक है, ये आपके पास ये जो फॉर एग्जांपल ये किसी पॉन्ड में आपने यहाँ पे कोई चीज़ रखी है ना, पानी इस तरफ बह रहा है, तो आपकी जो चीज़ है ये ऐसा ऐसा पानी के ऊपर तैरते तैरते आगे पहुंच जाती है। लेकिन अगर इसमें पानी ही ना हो तो फिर आपकी जो वाटर की वेव्स हैं ये भी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके मैकेनिकल वेव्स की दो सब टाइप्स हैं, एक आपको ट्रांसवर्स वेव्स है, एक आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ट्रांसफर वेव्स पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द वेव्स डायरेक्शन, लाइट वेव्स या वाटर वेव्स वगैरह जो ना, ये क्या होता है जी, वो जो आपके पास है ना, पार्टिकल्स और वेव्स की जो डायरेक्शन वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, आपस में क्या होती है जी, परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। ठीक है जी, जो जो जहां पे आपकी वेव होती है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल भी मूव कर रहे होते हैं, वो उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल भी मूव कर रहे होते हैं। ये आपके पास होते हैं, ये इसको हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली आपने दो ही याद करनी है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको आप ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसको सफर करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो आपके पास है जी, जैसे आपके पास है ना लाइट रेज, एक्स रेज या रेडियो वेव्स वगैरह। ठीक है जी, आप देखें ना लाइट जो है ना, सूरज से लाइट नीचे की तरफ आ रही है, दरमियान में आपका वैक्यूम भी आता है, तो वैक्यूम से भी आ गया वो नीचे गुजर जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप किसी गाड़ी का दरवाजा बंद करते हैं, बिल्कुल दरवाजा बंद कर दे, आपकी आवाज़ तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन जो ना लाइट बाहर आ जाती है। आप गाड़ी की लाइट ऑन करें तो लाइट आपको बाहर से नजर आ रही होती है। इट मीन्स कि साउंड की वेव बाहर तो नहीं आ रही, लेकिन लाइट बाहर आ रही है, बगैर किसी मीडियम के भी लाइट वेव जो है ना वो आपकी ट्रैवल कर जाती है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यहाँ पे तज़किरा हुआ था। जो आपके सनलाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही सफर करती है। अब वेव्स के बारे से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, ये मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी लिखती है वेव्स के वाले से। सबसे पहले देख लेंगे आपके पास ये होता है जी, वेव क्या होती है। ये आपके पास ये मीडियम है ना, तो यहाँ पे ये यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी वेव शुरू हुई है, ये इसको हम वेव कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेव। इसके बाद से क्वेश्चन वो काफ़ी आपसे पूछता है वो। ठीक है, अब जी ये आपके पास यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एक आपकी वेव बन गई। अब यहाँ से ये आपके नंबर 1 वेव है, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये आपके पास नंबर 2 वेव बन जाती है। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास है ना, इसमें वेव लेंथ क्या होता है जी, वेव लेंथ आपके पास होता है, आपने जब स्टार्ट से लेकर एंड तक जो वेव की आपको जो लंबाई है ना, उसको हम कहते हैं जी, इसकी वेव लेंथ कहते हैं। वेव की मुकम्मल लंबाई को वेव लेंथ कहते हैं। अब इसके थोड़ा सा क्रेस्ट और ट्रफ के वजह से क्वेश्चन जो पढ़ के फिर आपको वेव लेंथ की ज्यादा समझ आ जाएगी। अब ये क्या जो आपके पास है जी, ये आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ के वजह से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। अब देखें ये आपके पास दरमियानी लाइन थी ना, जहां से आप ऊपर नीचे आपकी वेव हो रही है। ठीक है, इसमें से जो आपके हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जितनी वेव आपकी ऊंचाई की तरफ चलती है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जितनी वेव आपके पास है ये नीचे की तरफ आती है, जो गहराई की तरफ आती है, उसको हम कहते हैं ट्रफ कहते हैं। ट्रफ एक क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन क्रेस्ट और ट्रफ के वाले से क्वेश्चन पूछता है कि अपर पॉइंट आपका क्रेस्ट होता है और लोअर पॉइंट आपका ट्रफ होता है। ट्रफ ठीक है जी। वेवलेंथ हो गया जी। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, जो आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं, तो एक सेकंड में जितनी वेव जैसे यहाँ से गुजरेंगी ना, एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजरती है उसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है जी, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड भी इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं वेव्स के वाले से। पीरियड क्या है जी, टाइम फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल। ये यहाँ से लेकर एक वेव मुकम्मल करने में जितना टाइम लेती है उसको हम कहते हैं जी टाइम पीरियड ऑफ वेव। ठीक है जी, एक वेव का टाइम पीरियड ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये हो गया जी वेव स्पीड है, जितनी स्पीड तेजी से वो वेव गुजर रही है उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है जी, बाउंसिंग ऑफ वेव ऑफ आ सरफेस। एक सरफेस से वेव टकरा के जब वापस आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं जी रिफ्लेक्शन, एल से। और रिफ्रैक्शन क्या होती है जी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजर तो जाती है लेकिन वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, उसको हम कहते हैं जी रिफ्रैक्शन। जब गुजर जाती है वो वेव लेकिन वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आर से रिफ्रैक्शन गुजर जाती है और रिफ्लेक्शन वापस मुड़ के आ जाती है। ठीक है जी। डिफ्रैक्शन क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्ट्रक्शन और थ्रू ओपनिंग। ठीक है जी, जो आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये जो कुछ चीज़ पड़ी है, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, जब आप इसको लाइट पड़ेगी तो लाइट ऐसे बिखर जाएगी, इसमें लाइट ऐसे बिखर जाती है, उसको हम कहते हैं जो स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स आपस में मिलकर जब एक बड़ी वेव बनाती है उसको हम कहते हैं जी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहते हैं। तो ये वेव्स के वजह से जिमिनी क्वेश्चन थे, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा वो पूछता है, ये भी मैंने इसलिए यहाँ पे आपका साथ नोट बना दिया था, इसको भी आप
क्लियर जरूर कीजिएगा साथ साथ, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सनलाइट के हवाले से। अब सनलाइट जो है ना, जो अब सूरज की रोशनी है उसके अंदर जनाब ये इसके अंदर ये वेव्स होती हैं, 5 किस्म की वेव्स होती हैं। गैमा रेज होती हैं सॉरी, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। अब इन वेव्स के वाले से क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, इन वेव्स के वाले से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, वो है आपके पास है जी सबसे पहले पूछा जी जो सनलाइट है उसके अंदर जो वेव्स हैं वो पूछेगा कितने टाइप्स की हैं, ठीक है जी। जो कितनी टाइप्स की, 6 टाइप्स की हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड वेव्स और रेडियो वेव्स, 6 किस्म की ये वेव्स हैं, ठीक है जी। अब वो पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे ना तो ये फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गैमा रेज की है, उससे कम एक्स रेज किया, उसके कम अल्ट्रा वायलेट्स किया, उसके कम विजिबल स्पेक्ट्रम किया, उससे कम, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि आपकी जो जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर से नीचे की तरफ कम होगी। फिर ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना, इसके वाला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जो आपके जो वाइट लाइट है जब ये फैलती है तो इसके अंदर से 7 किस्म की लाइट्स निकलती हैं। जो एक वाइट लाइट जो है ना, जो उसके अंदर 7 किस्म की लाइट्स होती है, उसको हम विब गाइड से याद करते हैं, विब गाइड से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो ना ये आपके पास होती है जी जो विजिबल स्पेक्ट्रम की 7 लाइट्स होती हैं। पूछा बताएं जी इनमें से कौन कौन सी ये लाइट, तो ये आपके पास ये अब 7 किस्म की लाइट्स होती हैं। अब ये यहाँ पे भी क्वेश्चन यही पूछता है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, ये भी लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उसके कम उसका कम, सबसे कम किसकी होगी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है जी। फिर वो क्वेश्चन पूछता है इंफ्रारेड रे जो ना इंफ्रारेड वेव जो ना जो रेज जिसको पढ़ते हैं, इंफ्रारेड रेड जो ना, जो आपके पास टीवी रिमोट और माइक्रोवेव ओवन में आपके पास जो ना शॉर्ट रेंज होती हैं, ये आपके इंफ्रारेड वेव्स हैं। रेडियो वेव्स आपको मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में आपके पास रेडियो वेव्स यूज होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन एक और आपने क्लियर करना है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी और आपके पास जो है ये जो आपके पास है जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लैम्डा हजार करते हैं, ये आपस में उलट होती हैं, ये आपस में उलट होती हैं। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में उलट होती है, इसको याद करते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। वी होती है स्पीड, वी क्या होती है जी, स्पीड होती है किसी वेव की। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में उलट होती है, इसका मतलब है ये मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसका मतलब है ऊपर से नीचे फिर वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास गैमा रेज की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो इससे उल्टा है। गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से ये जो आपके पास है ना, ये जो यहाँ से भी आपके पास लेफ्ट टू राइट आपका फ्रीक्वेंसी कम हो रही है लेकिन वेवलेंथ बढ़ रही है। रेड लाइट जो है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है लेकिन वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है। ये भी आपने क्लियर करनी है बात, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी क्लियर होगी बात। Frequency and energy are directly proportional to each other and wavelength and distance are directly proportional to each other. Frequency and wavelength are inversely proportional to each other, ठीक है जी। ये जो आपके पास एनर्जी होती है वेव की, ये आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो आपके पास वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के उलट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपके पास है ना एनर्जी ऑफ वेव्स के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए। यही क्वेश्चन वो बार बार आपसे पेपर में पूछता है, ये घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है जी। ये स्पेक्ट्रम के वाले से क्वेश्चन तो लाजमी बार बार वो पूछता, बताएं जी इनमें से किसकी जो ना वेवलेंथ ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है। इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी रोशनी भी ज्यादा है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद नियरेस्ट स्टार, हमारे सूरज के करीब तरीन स्टार वो पूछता है कभी कभार, तो जो ना आपके पास है ना प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो ना जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये आपका स्टार जो ना सूरज के करीब तरीन है और जो ना 4.6 लाइट ईयर्स 4.26 लाइट ईयर्स दूर है सूरज से, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टार के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए। गैलेक्सी और स्टार आपका क्लियर हो गया। आज कल इंशाल्लाह लाइट और मून के हवाले से इंशाल्लाह हम करेंगे, उसके बाद प्लैनेट्स करेंगे। तो यूँ आपके पास जो ना ये जो आपके पास है सेलेस्टियल बॉडीज कवर हो जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह एनवायरमेंट्स को करके फिर ज़मीन पे उतर आएंगे। ज़मीन के बारे से करते करते इंशाल्लाह आपके जो ना जीके को हम अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।